नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। सियासत का उसूल भी बेहद अजीब है साहब। जो कभी अर्श पर होता है वो कभी फर्श पर होता है। न तो कोई हार आखिरी होती है, न कोई गढ़ अभेद होता है, न किला महफूज है और न ही कोई जीत नामुमकिन होती है। ऐसा ही कुछ हुआ है सूबे के निकाय चुनावों में। निकाय यानी शहर की सरकार, और शहर को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। पिछले 5 निकाय चुनावों में जहां बीजेपी का परचम लहरा रहा था, वह इस बार सियासी जादूगर का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। अजय माकन ने भी जब से प्रदेश कांग्रेस का प्रभार संभाला है, तब से कांग्रेस कमाल कर रही है। आलम यह है कि सूबे के 195 निकायों में से 123 निकायों में आज कांग्रेस का बोर्ड है, तो वही बीजेपी महज 64 निकायों में सिमट कर रह गई है। निकाय चुनाव केवल चुनाव नहीं थे, ये चुनौती थी मंत्रियों, विधायकों और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के सामने कि कहीं साख का सवाल तो कहीं नाक का सवाल। प्रतिष्ठा बचाने की जंग में 6 में से 5 मंत्री कामयाब रहे, तो वही 22 विधायकों में से 14 विधायक अपने क्षेत्र में कांग्रेस का बोर्ड बनाने में सफल रहे। जो हो गया कामयाब वो जीत का जश्न मना रहा है, और जो हार गया वो हार के 1000 कारण गिना रहा है। लेकिन नतीजों ने ये तो तय कर दिया है कि निकाय चुनावों में कांग्रेस बीजेपी पर 20 साबित हुई है। तो क्या मान लिया जाए कि हाथ ने हथिया लिया है कमल का गढ़? कमल के गढ़ में गहलोत का अधिकार, हाथ के काबू में अब शहर की सरकार। जब से मिली अजय माकन को कमान, निकाय चुनावों में कांग्रेस का कमाल। तो क्या मान लिया जाए हाथ ने हथिया लिया कमल का गढ़? बिग फाइट में बहस जिसे अहम मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी, और साथ ही वाम दल नेता भंवर सिंह शेखावत जी भी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। रामलाल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, निकाय चुनाव के पहले बहुत सारे दावे बीजेपी की तरफ से भी किए गए हैं, लेकिन वो दावे फेल होते नजर आ रहे और साफ नजर आ रहा है जो गढ़ कमल का था उसे भी कांग्रेस ने हथिया लिया। अब क्या वजह इसके पीछे मानते हैं? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि 90 स्थानीय निकाय के चुनाव है और 90 में से सिर्फ कांग्रेस को 19 सीटें मिली, भारतीय जनता पार्टी को 54 नगर पालिकाओं के अंदर स्पष्ट बहुमत मिला। तो ये बात तो तय है कि जनता का रुझान कांग्रेस के प्रति नहीं है। 90 में से सिर्फ 19 सीटें। लेकिन आप निर्दलियों के सहारे सरकार का दुरुपयोग करके, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करा के, भय दिखा के, डर दिखा के, और आप अंकों के गणित के अंदर तो जरूर फतेह हासिल कर सकते हो, लेकिन जन भावनाओं के ऊपर आप फतेह हासिल नहीं कर सकते। और ये हकीकत है राजस्थान के अंदर कि जब ग्रामीण परिवेश के 2.5 करोड़ मतदाताओं ने जब पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव के अंदर भाग लिया, तो 21 जिला प्रमुखों में से कांग्रेस सिर्फ 5 जिला प्रमुखों की बना पाई, बाकी शेष कांग्रेस के खिलाफ बने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 14 जिला प्रमुख की सीटें हथियाई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जनमानस कांग्रेस के विरुद्ध जा चुका है, क्योंकि जो वादे करके यह सत्ता के अंदर पहुंचने का प्रयास किया था वो सत्ता पे तो काबिज हो गई, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया। आज भी जनता त्रस्त है, विकास को तरस रही है। ग्राम पंचायतों के सरपंच परेशान है, पीने के पानी के लिए गांव वाले परेशान है, सड़क के विकास के लिए 1 फुटी कोड़ी इस सरकार ने आने के बाद में। रामलाल जी, हम सिर्फ इन 90 की नहीं बात कर रहे हैं। कुल अगर 195 निकाय थे, अगर हम पिछले जो निकाय में जो एक गैप में इलेक्शंस हुए हैं उसमें 123 निकाय में कांग्रेस। अगर आप जैसा कि बोल रहे हैं कि समस्या इतनी ज्यादा है, तब तो इतने भी नहीं आने चाहिए थे। ठीक है, इतनी जगह स्पष्ट बहुमत था, लेकिन बाकी जगह निर्दलियों के साथ बोर्ड तो बन ही गया। श्वेता जी, तो कोई तो वजह होगी। अब एकदम नेगेटिव सब होता तो ये तो बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए था। श्वेता जी, जिस आधार के ऊपर परिसीमन किया गया, हमने पहले भी कई मंचों के ऊपर सरकार के सामने भी आपत्ति रखी है कि आप तुष्टिकरण की राजनीति के आधार पर परिसीमन कर रहे हो। कई वार्डों को आपने 2000 तक लेके गए, कई वार्ड ऐसे जहां 400 मतदाताओं के ऊपर भी किया। बीजेपी के जो वार्ड थे उन 3 वार्डों को मिलाकर 1 वार्ड किया गया। कांग्रेस के जो 1 वार्ड थे उसके 3 टुकड़े किया करके वहां पार्षदों की संख्या के आधार के ऊपर तो आपने बढ़ोतरी कर ली होगी, लेकिन निश्चित रूप से जन भावनाएं आज भी कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस के खिलाफ मतदान करने का काम किया है, और इंडिपेंडेंट पार्षदों का साथ लेके किस तरीके से अखबार के अंदर सारी सुर्खियां पढ़ने को आपको मिला होगा कि पुलिस के द्वारा FIR दर्ज करा के पुलिस के साये के अंदर पार्षदों को उठाया गया। उसके बाद में कांग्रेस के पावर है उसका दुरुपयोग किया गया और उसी का फायदा उठाया गया। बाकी जनता की तरफ से कोई ऐसा मैंडेट नहीं मिला। आप एक लाइन में अगर हम कहें ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल श्वेता जी, 101% प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करने का काम सरकार ने किया। ठीक है, आरसी चौधरी जी, देखिए अजय माकन प्रभारी हैं और उन्होंने पहले ही दावा कर दिया था कि 48+4 यानी
52 के करीब हम जीत कराएंगे और 50 लगभग जीत दर्ज कर चुके हैं इन 90 निकायों की बात करें। ओवरऑल में भी कांग्रेस आगे है, माना जा रहा है कि ठीक है मुख्यमंत्री का जादू चला है, कई विधायक कई मंत्री हैं जो पास हुए हैं कोशिशों में, लेकिन बीजेपी इसे नहीं मान रही। इसके इतर अगर संख्या पे जाएंगे, नंबर्स में तो जरूर आगे है, लेकिन अगर जनता की सिलेक्शन की बात करें तो कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा है, कांग्रेस को साइड किया है। मानते हैं इस बात को, और इसका जवाब क्या आप देंगे? ये तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। श्वेता, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो शहरी लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के निकाय के जो चुनाव है, जनता ने जो जनादेश दिया हम उसको सिरोधार्य करते हैं। जनता ने जो हम पे विश्वास किया कांग्रेस पार्टी पे, जो सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों को कांग्रेस का कार्यकर्ता आम आदमी तक लेके गया, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में उसके भोजन से लेके उनके रहन सहन तमाम जो व्यवस्थाएं की गई, हर व्यक्ति को निवाला और हर व्यक्ति को आशियाना जो दिया और जो आशीर्वाद दिया, हम इस दायित्व को और ज्यादा गंभीरता से लेते हैं और हमें और ज्यादा बड़ी जवाबदेही के साथ में जनता की सेवा में समर्पित होकर कार्य करना है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा जी ने जिस प्रकार से पूरी प्रदेश की जो कार्यकारिणी थी उसको जो जवाबदेही दी और उन्होंने जो सामंजस्य बनाया कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद किया, और संवाद का नतीजा ये था कि एक सुर के अंदर जो ये जो 90 निकाय थे उसके अंदर 60 में भारतीय जनता पार्टी होती थी। उन 90 निकाय चुनाव में हमने भारतीय जनता पार्टी से मत प्रतिशत में आगे हैं, पार्षदों की संख्या में आगे हैं, और आज निकायों के नंबर पे हम आगे हैं। 19 स्पष्ट बहुमत की बात करें तो उसके बाद पहले 50 में पहुंच गए। मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि मेरे साथी ने कहा कि हम 54 में आगे थे और तमाम जो सब चीजें थी, इस देश का व्यक्ति जानता है कि कांग्रेस पार्टी है वो एक आम आवाम की, इस राष्ट्र की जो बंधुत्व की जो भावना है उसको लेकर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस ही इस राष्ट्र का विकास कर सकती है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर निर्दलीयों ने हम पे विश्वास किया, और ये विश्वास करने के बाद में देखिए, आप बोल लीजिए, आप नहीं, मैं कह रहा हूं सिर्फ 57 पार्षद अधिक हैं कांग्रेस। आप इतने अहंकार में आने की जरूरत नहीं है कि एक तरफ आपने माहौल बना दिया। लेकिन एक बात ये भी आरसीजी की पूरी जगह तो कांग्रेस थी नहीं, निर्दलीयों को पहले ही सपोर्ट कर दिया गया, क्या इसका भी फायदा मिला, या ये कांग्रेस की रणनीति थी कि जहां जैसा ठीक लगा उस हिसाब से निर्दलीय के समर्थन में भी आया? ऐसा नहीं है कि पूरी जगह कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट उतारे। श्वेता, भारतीय जनता पार्टी का अहंकार देखिए कि जनता के जनादेश को सिरोधार्य नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते हम विपक्ष में हम विपक्षी भूमिका निभाएंगे, जनता की आवाज को उठाएंगे, निकायों के अंदर काम करने के लिए बाध्य करेंगे, ये नहीं कहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि हमारा पार्षद एक वोट से जीत जाता है भारतीय जनता पार्टी का, तब हम सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करते। एक वोट से अगर नगर निगम में हमारा पार्षद अगर भारतीय जनता पार्टी का जीता है, क्या हम दुरुपयोग करते तो उसको नहीं जिता पाते? लेकिन हम ये कहते हैं कि आरसी चौधरी जी, हम आरोप लगा रहे हैं प्रशासनिक तंत्र के भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है, भारतीय जनता पार्टी का उसका आरोप लगा रहे हैं कि ये जनता के जनादेश पे विश्वास नहीं करती, निर्वाचन की मशीनरी का आरोप नहीं लगा रहे, विश्वास करती है। हम निर्वाचन की मशीनरी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, ईवीएम के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, ईवीएम के ऊपर आरोप ठीक है। देखिए अपने अपने दावे आप दोनों ने किए थे। सुनिए आरसीजी ठीक है, का मतदाता ये समझ रहा है कि कोरोना में जिस प्रकार से उसने अपना रोजगार खोया, भारतीय जनता पार्टी पार्टियों को लगा रहा है, देखिए पार्टी को लगा रहा है, जनता ने कुछ और सोचा। देखिए जनता भी तो समझदार है ना, एक ट्रैक पे जिसपे जाएगी हमेशा जाइए, जरूरी नहीं। आरसीजी बात सुनिए, आरसीजी बात सुनिए, आरसीजी बात सुनिए, आरसीजी बात सुनिए, आरसीजी बात सुनिए। जनता भी तो समझदार है ना, वो हमेशा एक ट्रैक पर जाए ये भी जरूरी नहीं है। जनता को भी जब जो सही लगता है उस हिसाब से वोट कास्ट होता है, उस हिसाब से कैंडिडेट जीते और उस हिसाब से किसी को फायदा किसी को नुकसान होता है। भंवर सिंह शेखावत जी, देखिए एक बात बार बार कही जा रही है, ठीक है, हाँ बिल्कुल उसे एक्सेप्ट करना होगा, चलिए ठीक है, किसी की कोई बकौती नहीं है सर, नहीं बिल्कुल कोई नहीं मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस होता है, ये कॉन्फिडेंस होता है सर। चलिए ठीक है आरसीजी, आरसीजी चलिए ठीक है, आरसीजी दूसरों से भी बात करने दीजिए सर। आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी जी, चलिए फिर तो सुनिए आरसीजी, अगर बात करने नहीं देंगे सर, सुनिए आरसीजी, आरसीजी, आरसी चौधरी जी बात सुनिए आप। अगर आप बात नहीं करने देना चाह रहे तो नेक्स्ट टाइम से हम दूसरे गेस्ट को बुलाएं ना, आप कहिए जैसा। आप बात सुनिए ना, बिल्कुल आप बात सुनिए ना, दूसरों को भी सर कहने दीजिए, आप बात सुनेंगे, आप बात सुनिए। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है बिल्कुल आपने बोला ना सर, आपने अपनी बात बोली, आपने बोला ना सर, दूसरों से एक बार रिएक्शन। इनको बिल्कुल नहीं बोलने की जरूरत, इनको रोका ना, इनको रोका ना, इनको रोका है, इनको रोका है सर। आप वो सुन रहे हैं, वो देखिए चुप भी है, उनको रोका है। ऐसे चिल्लाने से सर नहीं होगा ना, आप ही के पक्ष में अच्छा है, आपको परिणाम आया, फेवर में आया, कांग्रेस का जवाब देना होगा, सुनने दीजिए। नहीं उनको भी रोका है, उनको भी रोका है, उनको भी रोका गया है। भंवर सिंह जी देखिए एक बात जो बार बार अभी उन्होंने भी कही, रामलाल जी ने भी, कि पावर का दुरुपयोग किया गया और इस वजह से आया है, जबकि कांग्रेस की सरकार है, जिसकी भी सरकार होती थोड़ा बेनिफिट तो उस चीज का मिलता है। अब जनता जनार्दन ने जो भी आदेश दिया यहाँ पर, लेकिन इतना बात है कि भले कहीं पे स्पष्ट बहुमत नहीं, लेकिन वोट बनाएगा और उसको एक्सेप्ट करना होगा। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बीजेपी के गढ़ में से लगाई, वजह आप क्या मान रहे हैं? देखिए मैंने आपको ये बहस आपने पहले भी कराई थी और करीब करीब यही पैनल था उस दिन भी, जब मैंने आपको बताया था कि जनता के मुद्दे जो है ना वो अलग हैं
और बीजेपी जो है गलत ट्रैक पर जा रही है, वो आम जनता के मुद्दों को नहीं ले पा रही है। आज आम आदमी की जो परेशानियां है वो भारतीय जनता पार्टी उठा ही नहीं पा रही है। कारण है उसका कि केंद्र में उन्हीं के लोग उन मुसीबतों को पैदा कर रहे हैं। वो राज्य में भी असर डाल रही है मुसीबतें और वो देश में भी मुसीबत। तो ये इनकी स्थिति ये हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, वो आम जनता की मुसीबतों को भी उठा नहीं सकते, कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर पा रहे राज्य के अंदर। इस सरकार के खिलाफ खाली ये बयानबाजी दे देना, इनमें 2 गुट है, 4 गुट है, 56 गुट है, इससे कुछ नहीं हासिल होने वाला है। अरे आप जनता के हित में क्या कर रहे हैं देश में, वो बताने की जरूरत है। जनता के हित में तो आप काम कर नहीं रहे, आप पूंजीपतियों के पक्ष में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं रिजल्ट जनता हमें दे दे, प्रदेश नहीं में देगी। प्रदेश में वही स्थिति में, इसीलिए बोल रहा हूं, प्रदेश में ये कोई काम कर नहीं पा रहे, जनता के हक में खड़े नहीं हो पा रहे कहीं पर भी, इनके पास स्टैंड नहीं है। रामलाल जी खुद में जाके जम्मू के अंदर खुद ही हार गए। आप तो क्या कर ये रहे हो? खुद एमएलए आप तो कर रहे हो जनता के पक्ष की बात। नगर पालिका अरे आप तो कर ये रहे हो खुद ही हार गए। अगर अच्छा बीजेपी की काम सरकार कर रहती है तभी झंडा लेकर ये बहुत चलते हो अच्छे ना, प्रवक्ता निश्चित हैं कैसे? बीजेपी के, बीजेपी क्या क्या- कर पाए अपने बीजेपी नगर की पालिका सरकार क्षेत्र रहती है में? तभी झंडा लेकर सारे लोगों चलते ने हो। हराया ना इनको। कांग्रेस के एजेंट आज के इनकी रूप में हालत काम कर रहे हो, ये है, शर्म नहीं आती ये आपको? घमंड में बैठे मोदी जी कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? याद चलिए रखिए ठीक है, इसके अंदर। यानी भंवर जी आप ये कह रहे एक आदमी हैं के कि बीजेपी बीजेपी ने जो रणनीति बनाई वो सही नहीं थी, विपक्ष के तौर पर काम नहीं कर पाए। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, विपक्ष के तौर पर आप कह रहे प्रदेश में काम नहीं किया। ठीक है, मिथिलेश जानवी जी, एक तरह से ये टेस्ट मंत्रियों के लिए भी था, विधायकों के लिए भी था और पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। कितने पास कितने फेल इसमें नजर आ रहा है आपको? भंवर सिंह जी सुनिए, भंवर सिंह जी, बीजेपी की सरकार रहेगी तभी रामलाल जी देखिए ये होता है भंवर सिंह जी, हर बात पे आंदोलन मत लेकर आइए सर। ठीक है, हाँ ये भी वजह हो सकती है, वजह कई हो सकती है। जी मिथिलेश जी। देखिए श्वेता जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप कह रहे हैं एमएलए और मंत्री की, उसमें अगर हम देखें तो दोनों पार्टियों में ही बड़ा डिफरेंस एक रोल अदा करके आया है। तो भाजपा में जो कहते हैं कि 2 गुट हैं, तो अगर हम सीकर की बात करें, झुंझुनू की और चूरू की बात करें, तो जहां से तारानगर से माननीय राजेंद्र राठौड़ जी आते हैं वहां भाजपा हार गई है। इसके अलावा जो सचिन गुट के 2 बड़े एमएलए थे शेखावाटी के, उनकी बात करें तो विजेंद्र ओला और दीपेंद्र सिंह, वहां कांग्रेस हार गई है। तो हालात ऐसे हैं कि अगर हम हाड़ौती की बात करें तो रामगंज मंडी से बीजेपी हार गई है। तो कुल मिला के जो कहानी है, बूंदी में जो ओम बिरला जी का है वहां 6 की 6 कांग्रेस जीत गई है। इसके अलावा एक हाइब्रिड फॉर्मूला नागौर में, एक स्पेशल चीज जो हाइब्रिड फॉर्मूला जिसका सचिन पायलट ने विरोध किया, उस हाइब्रिड फॉर्मूले को लॉन्च किया गया और कुचामन में कांग्रेस ने उसे अपने कब्जे में किया। लेकिन नागौर खुद शहर में निर्दलीय की सरकार बनी। डेगाना और कुचेरा, वहां पे युवा जो विधायक कांग्रेस के हैं विजयपाल मिर्धा, उन्होंने फिर एक मिर्धा परिवार की ताकत दिखाई और दोनों जगह कांग्रेस को जीत दिलाई। लेकिन रामनिवास गावड़िया जीत नहीं पाए। तो कुल मिला के जो 19 एमएलए थे, उनका आकलन हम करें तो कहीं न कहीं इस पूरे जो रोल में है, जो अजय माकन जी को आप क्रेडिट भले दें, लेकिन कहीं न कहीं जो अशोक गहलोत और आप कहें कि इस पूरी प्लानिंग को माइन्यूटली एग्जीक्यूट करने का जो काम किया, वो यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल को पूरा क्रेडिट जाता है। अशोक गहलोत और शांति धारीवाल की जुगलबंदी ने पहली बार ये दिखा दिया कि राजस्थान के शहरों में भी कांग्रेस भाजपा को पीछे पटक सकती है। लेकिन जीत को लेकर तो दावे और फिर सामने सब आते हैं, सब सामने आते हैं। देखिए मिथिलेश जी, जीत को लेकर सुनिए, आपने जैसा कहा और एक बिल्कुल आपने जो बताया एकदम एग्जैक्ट सही कि जिम्मेदारी जिन पर थी कई जगह ये फेल नजर आए। लेकिन जीत को लेकर तो दावे कि हाँ यहाँ पर हमारे ये मंत्री पास, वो अजमेर निगम को लेकर अजमेर भाजपा का गढ़ है। अजमेर में सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के बीच जो अदावत है उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आप पोखरण में देख लीजिए, मैंने पिछली बार कहा था कि पोखरण में जो साले मोहम्मद और रूपाराम में जो जैसलमेर में किया, रूपाराम उसका बदला लेंगे और बदला लिया। साले मोहम्मद भी नहीं, तो साले मोहम्मद कामयाब नहीं हुए। तो राजनीति में पार्टी अपनी तरफ है, यहाँ बोलने के लिए पार्टी के प्रवक्ता ही हैं, लेकिन पार्टियों के अंदर जो टूट फूट है, उस टूट फूट को कोई भी मैनेज नहीं कर पाया। चाहे आप माकन साहब को लिया, ये दोनों पार्टियों, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ये कि कड़वी सच्चाई है कि अशोक गहलोत जो यहाँ 3 बार सीएम रहे, वो बहुत क्षेत्र को बहुत नजदीक से जानते हैं। जैसे भीलवाड़ा में पूरी तरह फेल रहे, भीलवाड़ा में कमल पूरी तरह खिला, लेकिन गंगापुर में जो इन्होंने किया, एक बीजेपी वाले को तोड़ा था, आज उसका बदला लिया बीजेपी वालों ने। तो ऐसा नहीं, दोनों पार्टियां बराबर की जंग में उतरी हुई है। लेकिन जो पार्षदों का अंतर है वो 400-500 पार्षदों का अंतर है, यानी 3000 के लगभग कांग्रेस के हैं और 2600 के लगभग बीजेपी के हैं। तो इसके अलावा एक इस चुनाव में एक नया फैक्टर आया, आरएलपी जीती है एक जगह नोखा में एनसीपी जीती है। तो ये एक कहीं ना कहीं साइन है
कि जनता को विकल्प चाहिए। विकल्प कांग्रेस बीजेपी अगर ढंग से देती है तो जीत जाती है। अशोक गहलोत ने इस पूरे चुनाव में अगर आप कहें तो कहीं ना कहीं कोरोना वाला जो अभी चौधरी साहब कह रहे थे उसका इम्पैक्ट आया है, यानी जो फ्री इंजेक्शन लगाए जिनके कोरोना हुआ और जो पूरे स्टेट से RUHS में आए और उनके जो फ्री इंजेक्शन लग के गए, उनका जो माउथ पब्लिसिटी हुआ वो वोट में कन्वर्जन हुआ। ये कड़वी यानी सच्चाई विपक्ष है। जितना भी बोले, लेकिन कोविड काल में जो सरकार ने काम किया है, जो सरकार भी उसका बोल रही है और वो पॉजिटिव जनता रिजल्ट भी है। उसी और को इसका लेकर एक बेनिफिट जो होगा 10 तारीख को होगा, जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा उस समय विपक्ष का मोराल कम होगा। तो अशोक गहलोत की 2 मोर्चों पर जीत हुई है, आंकड़ों में जीत हुई है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अजय माकन उनकी नजर बढ़ी है। दूसरा जो विधानसभा में विपक्षी हमारे रामलाल जी वगैरह जो पार्टी के लोग हैं, वो विपक्षी पार्टी जो सोच रही है कि हम उन्हें घेरेंगे, उनका कहीं ना कहीं मोराल तोड़ने में अशोक गहलोत कामयाब रहे हैं कि मोरली जो शहरों की सरकार है उसमें कहीं ना कहीं अशोक गहलोत प्लस रह गए हैं। ठीक है। तो ये बिल्कुल। और रामलाल जी देखिए, अभी आप बात कर रहे थे, आपने एक बात कही कि पावर का मिसयूज किया गया और इस वजह से ऐसा हुआ, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के भी तो दिग्गज नेता हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता जिनका अपना अपना गढ़ था और जिम्मेदारी उनको पर भी दी गई होगी, पीछे रहने का क्या वजह रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं कमी तो हम दूसरे की कमियां तो गिन रहे हैं, लेकिन हमें अपना भी मंथन करना पड़ेगा। देखिए श्वेता जी, जो परिणाम है, जो जनादेश है, उसको स्वीकार सभी करें, उसको इनकार कोई नहीं कर रहा। लेकिन मेन बात यह है कि जब 21 जिला प्रमुखों के चुनाव होते हैं और 21 जिला प्रमुखों के चुनावों के अंदर 2.5 करोड़ मतदाता हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, और वो जब मतदान करते हैं तो परिणाम क्या आते हैं, और जब ये 30 लाख मतदाता जब भाग लेते हैं तो उसके अंदर परिणाम क्या आते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि नगरपालिका क्षेत्रों के अंदर परिसीमन किया गया, पंचायतों में और जिला परिषदों के अंदर जो वार्ड पहले से बने होते उसमें कोई परिसीमन नहीं किया गया। जो रणनीति इनकी थी, इन्होंने जो सोचा था वो कर लिया, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इनकी रणनीति सफल हुई। लेकिन आप उस परिणाम के आधार पे, जन भावनाओं की अभिव्यक्ति के आधार पे आप कहें, वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। और आप आने वाले 4 उपचुनाव हैं, इन 4 उपचुनाव के अंदर आप देख लेना कि परिणाम आपके सामने आएंगे। सरकार किसी भी मोर्चे के ऊपर दिख नहीं रही। आज भी राजस्थान के 7 लाख किसान जो डिफॉल्टर हैं, वो आज भी राजस्थान के 7 लाख किसान इस उम्मीद के सारे बैठे हैं कि हमें भी कोई बैंक ऋण देगा। लेकिन ये राजस्थान की कांग्रेस की सरकार उन 7 लाख डिफॉल्टरों को भी ऋण उपलब्ध नहीं करा पा रही। बिल्कुल। और मैं श्वेता जी इसमें कुछ बोलना चाहूंगा कि ये जो पंचायत चुनाव में जीत की बात कर रहे हैं, आजकल डेमोक्रेसी का पूरा सेटअप चेंज हो गया है। इंडिविजुअल पर्सन ये देखता है कि मुझे क्या बेनिफिट मिला है। जो पंचायत चुनाव में जो जीत मिली है बीजेपी को, उसमें प्रधानमंत्री जो निधि थी 6,000 रुपए खाते में डले, उसका रिजल्ट है वो। आजकल आदमी मुझे क्या बेनिफिट हुआ है वो देख के वोट देने लग गए। अब वो पार्टी के लिए मरने मिटने वाले नहीं है, क्योंकि नेता ही रोज दल बदलते हैं। लेकिन मिथिलेश जी, वैसे तो हर चुनाव अलग होता है, हर एक के अलग इंपॉर्टेंस, मुद्दे और सब अलग होते हैं, रणनीति भी अलग बनती है, भले ही चुनाव हम कह रहे हो। लेकिन ये जो अभी परिणाम आए, क्या इसका रिफ्लेक्शन उपचुनाव की 4 सीटें बिल्कुल होंगी? 101% इसका जो चारों उपचुनाव है, सहाड़ा, सुजानगढ़, वल्लभनगर और राजसमंद, इन चारों में पॉजिटिवली असर पड़ेगा। और इन चारों का अगर हम आकलन करें तो कांग्रेस बीजेपी से आगे है। और अब कैसे आप जीतेंगे? आप भाजपा बात कर रही है जीत की, कुल मिला के जो किसान है, जो इनका सबसे बड़ा आज की तारीख में मैं बताता हूं कि जो इन्होंने 6,000 रुपए खाते में डाले थे, उसके बाद लोगों को लगा था, और शौचालय जो योजना थी, गांव में माहौल चेंज हुआ था। मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, लेकिन अब जो किसान मूवमेंट जो चल रहा है उसका खामियाजा इनको 4 इलेक्शन में उठाना पड़ेगा। दूसरा कैंडिडेट सिलेक्शन, क्योंकि अब इनके यहाँ 2 ग्रुप बने हुए हैं, यहाँ भी है 2 ग्रुप, लेकिन वहां क्लियर पोजीशन में है। वो नहीं चाहते जो सामने वाला ग्रुप है, जो सच्ची बात जो है, जो करें 8 मार्च से भरतपुर में महारानी दर्शन करके हुंकार भरेगी, जो चल रही है। और कांग्रेस में भी जो चल रहा है कि अजय माकन को धर्मेंद्र राठौड़ के घर नाश्ता करने भिजा दिया। धर्मेंद्र राठौड़ जो पार्टी में कोई बड़े पद पर नहीं है, तो अजय माकन का जो कद गिरा है, तो दोनों दलों में जो चल रहा है वो जनता सब जानती है। दोनों दल इस गलतफहमी में नहीं रहा है कि पब्लिक पागल है। एक अजय माकन जिसको आप जीत का क्रेडिट दे रहे हो, उसका नाश्ता करवा रहे हो आप धर्मेंद्र राठौड़ के, जो कई अखबारों ने लीड छापी है, जयपुर दिल्ली के अखबारों ने। तो ये आपको समझना पड़ेगा, पार्टियों में दोनों में गड़बड़ चल रही है। तो आप ठीक है जीत गए, तो जीत के साथ 100 माई बाप होते हैं, और हार का कोई धनी धोरी नहीं होता है, इसलिए इसका वो तो एक क्लियर बात है। ठीक है आरसी जी, ठीक है। देखिए बहुत सारी बातें, चीजें भी सामने आती हैं, सवाल भी उठते हैं, लेकिन एक बात तो है कि मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ा है कांग्रेस का इस जीत के बाद, क्योंकि दावे भले जो भी किए जाते रहे हो, जीत मिल रही है। इसका असर कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस में कितना पड़ेगा उपचुनाव के मद्देनजर, क्योंकि वो चुनाव इससे भी अहम है? देखिए, सबसे पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि इस चैनल पे किस प्रकार से पैनल डिसाइड होता है, वो आपको एक एंकर के वक्तव्य से लग रहा होगा कि किसको बुलाया जाएगा और किसको नहीं बुलाया जाएगा। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे
ये आगे आने वाले चुनाव में क्या होगा और क्या नहीं होगा। निश्चित रूप से कार्यकर्ता किसी जब सेवा के भाव से जनता के बीच में रहता है तो उसके नतीजे सामने होते हैं। आज निकायों की हम चर्चा कर रहे हैं और वो जाके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो पूर्व की बातें कर रहे हैं, उस पर लंबी बहस हमने की है। जवाबदेही ये है कि केंद्र की सरकार अपना बजट बनाने के चक्कर में आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया और कितने लोगों ने अपना रोजगार खोया। प्रतिदिन किस प्रकार से सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से लोगों के रसोई का चूल्हा जलना बंद हो गया। और दूसरे जो मेरे साथी बार बार जो ये गुटबाजी की और एक एक व्यक्ति को लेके जो विश्लेषण कर रहे हैं, विश्लेषण एक व्यक्ति का नहीं होता, विचार का होता है। कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसी ना कोई गुटबाजी है ना कोई और दूसरी चीजें थी, ये नतीजे बता रहे हैं। मेरा वक्तव्य नहीं, ये नतीजे बता रहे हैं जिसकी बदौलत हमने इतनी जीत हासिल की है। जहां 60 निकायों में भारतीय जनता पार्टी होती थी, आज 60 निकायों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का किस प्रकार से जनाधार किसका है ये सोचना चाहिए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का, निर्वहन करने का इन्हें प्रयास करना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि आगे हम चार्ज कर जाएंगे, आप 9 लोगों पे हैं, आपकी सरकार है, सारे तंत्र का दुरुपयोग कर ले, फिर भी 48 में टिके। आपको तो 90 में से 80 जगह होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बीच में बोल रहे हैं, इसका मतलब इनके पास में कोई मुद्दे नहीं है। ये बार बार तुष्टीकरण की बात करते हैं, इसका मतलब इनका एक नारा तो बिल्कुल बेकार है। सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर नहीं चल सकते। इनके मानस पटल पे कोई मुद्दे नहीं है। इनके मानस पटल पे जाति, धर्म, मजहब के नाम पे वोट मांगने की स्थिति है, इसलिए ये तमाम बातें कर रहे हैं। जरूरी है कि आप संवाद मुद्दों पे चर्चा करें, हम तो मुद्दों पे बात करें और आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको पता चलेगा कि किस आधार पे आप चल ही नहीं रहे हो। रामलाल जी श्वेता जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम तो मुद्दे की बात करें, मुद्दों से भटक ही नहीं रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ जब हमारी सरकार थी, अरे बात सुनो से, अरे बात से, जब हमारी सरकार थी तो हमने 60 जीते, तो आपकी सरकार में 48 कैसे? वजह रख रहे हैं आपकी सरकार में 48 कैसे? आप क्यों नहीं 80 जीते हो? ठीक है श्वेता जी, मैं क्या कह रहा हूँ, आप नहीं बोल सकते। चौधरी जी, बार-बार बात करेंगे, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हम नीचे गिर के भी हमारी टांग ऊपर है, ये प्रदेश की जनता है और जनता ही जनार्दन है। श्वेता जी, मैं अभी इन्होंने बजट की बात कही, केंद्रीय बजट की, अब राजस्थान सरकार का भी बजट आने वाला है। तो आरसी चौधरी साहब जो बातें कर रहे हैं कि आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, क्या मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आने वाले बजट में अशोक गहलोत हमें कुछ राहत देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि केंद्र सरकार ने पहली बार हायर एजुकेशन के बजट में 6000 करोड़ की कटौती कर दी है। एक तरफ आप कर रहे हो हम सबको पढ़ाएंगे, तो क्या ये ऐसा ही करिश्मा आप थोड़ी करोगे? क्योंकि कुल मिलाकर आप देखो, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, आप बजट देखो तो घाटे का बजट है दोनों का पास और देने को कुछ नहीं है, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। बातें कर देते हैं लंबी लंबी, एक साल बाद आप देखते हैं योजनाएं कुछ होती नहीं। तो क्या हम इस बजट से अपेक्षा करें? यही सवाल उठता है, राजनीति में यही सवाल उठता है कि जो सवाल आप दूसरों पर उठाते हो, जब अपने पर आती है तो क्या उनका समाधान आप निकालोगे? बहरहाल क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इतना तय कि निकाय चुनाव में कांग्रेस ने कमल का गढ़ अपनाया, हथियार लिया और ये साफ नजर आया जिस तरह के परिणाम है। जो दावे किए गए थे कांग्रेस की तरफ से, अब ये जादू अजय माकन का चला हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चला हो, या जो जिम्मेदारियां मंत्रियों विधायकों को दी गई थी वो पूरी की गई हो, लेकिन इतना तय है कि सरकार प्रदेश में कांग्रेस की है और एक बड़ा चैलेंज, बड़ी चुनौती जरूर थी निकाय में जीत दर्ज करना, वो की गई है। लेकिन क्या ये जो परिणाम सामने आया है उसका रिफ्लेक्शन नजर आएगा उपचुनाव में जो 4 अहम सीटों पर है, और क्या इसी तरह से परिणाम कांग्रेस के हक में जाता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए बिग फाइट लाइव आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।